नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 78 के सॉल्यूशंस। तो आओ देखते हैं एक एक करके। इस मॉक टेस्ट का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें जो स्टेपी घास के मैदान है ना, वो कहाँ पे अवस्थित है। तो स्टेपी घास के मैदानों की अगर अपन बात करें, क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बेसिकली दो टाइप के घास के मैदान पड़ते हैं। एक पड़ते हैं उष्णकटिबंधीय, एक पड़ते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपका ये टंटाई खत्म हो जाए, मेन जो एग्जाम में आता है। देखो क्या है, एक्चुअल में ये अपनी अर्थ है। एक सेकेंड रुको, ये अपनी क्या है, अर्थ है। ये अपन जानते हैं बीचों बीच में क्या है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश है। और जो 0 डिग्री अक्षांश जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इसी को अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेटर। ये आप जानते ही हो। फिर उसमें आपको अच्छे से पता है, ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, जो 23.5 नॉर्थ है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री जो दोस्तों आपकी साउथ है, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मकर रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये बात मैं कई बार आपको मॉक टेस्ट वगैरह में बता चुका हूं। ये दोस्तों जो इलाका है, इसको अपन बोलते हैं उष्णकटिबंधीय इलाका है ना। इंग्लिश में देखो, ये ट्रॉपिकल लाइन है, ये भी ट्रॉपिकल लाइन है। दैट्स वाई इस बेल्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। उष्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब इस इलाके के अंदर दोस्तों, इस इलाके के अंदर जो भी वन, घास के मैदान, फॉरेस्ट वगैरह कुछ भी होंगे, उन सब घास के मैदानों को क्या बोलेंगे, इस 23.5 से 23.5 के बीच में जो कुछ भी होगा उसको अपन बोलेंगे पूरे वर्ल्ड पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय वन, इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहां पे ऊपर 66.5 नॉर्थ या 66.5 साउथ, यहां पर दोस्तों जो भी चीज आपको देखने को मिलेगी, यहां पर जो भी चीज आपको देखने को मिलेगी, ये होगी आपकी शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध दोस्तों, शीतोष्ण। यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होता नहीं है। और यहां आखिरी में दोस्तों, ये लास्ट में यहां जो भी देखने को मिलेगा, यहां पर या चाहे यहां पर, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, कटिबंध तो मतलब कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का इलाका। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोन। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन बोलते हैं, है ना। 66.5 से 90 के यहां तक 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री तक। तो अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 23.5 से 66.5 के बीच में ये जो इलाका होता है, ये है शीतोष्ण कटिबंध। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब यहां पर थोड़ा बहुत ठंड भी है और थोड़ी बहुत गर्मी भी है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब यहां इस इलाके के अंदर कोई घास के मैदान होंगे तो इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ज्यादातर अपने को घास के मैदान या तो मिलते हैं इस उष्ण कटिबंधीय वाले इलाके में, या फिर मिलते हैं शीतोष्ण में। शीत में क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर इतना मामला ठंडा है कि यहां पर इतने ज्यादा घास के मैदान, वनस्पति होती ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अपन बोलेंगे या तो अपने को घास के मैदान ग्रासलैंड मिलेंगे उष्ण कटिबंध में, या फिर अपने को ग्रासलैंड मिलेंगे दोस्तों कहां पर, शीतोष्ण कटिबंध में। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, जरा इधर देखो। तो दोस्तों कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट के आपको नाम बता देता हूं, एक दो खास करके जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर जितने भी, अगर आप घास के मैदान देखो, ठीक है, जितने भी घास के मैदान अगर आप देखोगे, तो इसको दो कैटेगरी के अंदर अपन क्या करते हैं, बांटते हैं। घास के मैदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रासलैंड। तो यहां पर अगर मैं बोलूं, अगर आपके उष्ण कटिबंध, तो इसमें कई सारे हैं। अब ये मत कहना उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिकल जोन ग्रासलैंड। और एक होते हैं आपके कौन से दोस्तों, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं टेम्पोरल जोन या टेम्परेट जोन ग्रासलैंड। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बोलूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फेमस है दोस्तों सवाना। खास करके दोस्तों जो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, इनकी घास दोस्तों ऊंची और बड़ी होती है, जबकि इनकी घास थोड़ी छोटी होती है। तो इसमें एक फेमस है सवाना। अब सवाना कहाँ देखने को मिलेगा, सवाना दोस्तों लगभग पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, है ना, आपको लगभग मिलेंगे सवाना घास देखने को मिलेगी। ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि और भी है कई सारे इसमें, अगर मैं और बोलूँ तो और भी कई सारे इसमें। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय में मैं अगर आपको बोलूँ तो इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है दोस्तों, कौन सा, स्टेपी। कौन सा, स्टेपी। और स्टेपी घास का मैदान कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्टेपी घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर दोस्तों, ये एक तो मिलेगा मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यूरोप में।
ठीक है, तो हमसे पूछा था स्टेपी घास का मैदान कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों मध्य एशिया में। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर यूरोप में। अगर पूछा स्टेपी कैसा घास का मैदान है, तो ये एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्लियर है, क्योंकि कर्क रेखा से ये ऊपर की तरफ है आपका। ठीक है, तो ये होगा। जबकि सवाना दोस्तों कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में, है ना। सवाना कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। क्यों दोस्तों, देखो ये अगर आपका अफ्रीका है तो आपको पता अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइनें गुजरती, कर्क रेखा भी, इक्वेटर भी और मकर रेखा भी। और ये जो सवाना घास का मैदान है दोस्तों, जो सवाना घास का मैदान है वो जनरली ये इस वाले इलाके में मिलते हैं। तो बताओ ये क्या है, ऑलमोस्ट अफ्रीका का काफी सारा, इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का काफी सारा इलाका कवर कर रखा है ना। तो दैट्स अपन बोलते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा, सवाना घास का मैदान, जो कि कैसा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि एक और बता देता हूं, एक और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, यहां पर एकदम नीचे की तरफ, यहां पर एकदम नीचे की तरफ, यहां एक देश पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लगभग 54 देश पड़ते हैं, उसमें से नीचे की तरफ देश पड़ता है साउथ अफ्रीका। और सिर्फ साउथ अफ्रीका में घास का मैदान है। लेकिन आप देख रहे हो ना ये मकर रेखा के नीचे है, तो फिर मामला कैसा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय। तो पूरे अफ्रीका में तो सवाना घास का मैदान है सारे लगभग देशों में, लेकिन उसमें पर्टिकुलर अगर चला के पूछे तो एक घास का मैदान है दोस्तों जिसका नाम है वेल्स। क्या नाम है दोस्तों, वेल्स। और वेल्स कहां मिलेगा, साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका देश में, जबकि अफ्रीका तो एक महाद्वीप है, ऑलमोस्ट उसमें कई सारे देश आ गए इसके अंदर। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको इस स्टेपी और इन सब घास के मैदानों के बारे में जानकारी दे दी। बाकी और भी घास के मैदान है, लेकिन अब टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे क्या क्या कहानी नहीं है। तो क्या था, स्टेपी घास के मैदान कहां पर है, तो दोस्तों ये है आपके कहां पर, मध्य एशिया में। कहां पे दोस्तों, मध्य एशिया में दोस्तों ये है। जबकि यहां पे ऑप्शन दे रखा है, तो अफ्रीका के अंदर अपने को याद रखना दोस्तों कौन सा घास का मैदान है, सवाना। लेकिन कैसा है, उष्णकटिबंधीय। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है दोस्तों जिसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है, जिसका नाम है डाउन्स। लेकिन डाउन्स नाम है, डाउन है, नीचे की तरफ है, मकर रेखा के नीचे है, तो कैसा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय, टेम्पोरल जोन। ठीक है, अर्जेंटीना में भी दोस्तों एक घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। बोलो क्या नाम है, अर्जेंटीना में घास का मैदान है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है पंपास, और वो भी मकर रेखा के नीचे है, तो कैसा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय। तो यह आप याद रखना। और मध्य एशिया का तभी अपन ने देख लिया स्टेपी, तो स्टेपी, पंपास और ये डाउन्स, ये तो सब कैसे हैं, शीतोष्णकटिबंधीय। जबकि सवाना दोस्तों अफ्रीका में कैसा है, उष्णकटिबंधीय। ओके, नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया हाउस की दोस्तों स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी दोस्तों, ये एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, और इसकी स्थापना दोस्तों लगभग 1905 के आसपास श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहां पर की थी, लंदन हाउस में। जो लंदन हाउस की स्थापना जो की गई है, इंडिया हाउस भी बोलते हैं या फिर उसको लंदन हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना कहां की गई थी दोस्तों, लंदन में। कहां पे स्थापना की गई थी, लंदन में। किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। किसकी, इंडिया हाउस की। वहां पर बैठ के क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी होती है। यह भी एक ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, जरा इधर देखो, सेम वही कहानी। देखो ये हमारी अर्थ है, ये क्या है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश। अभी भी अपन ने देखा, इसी का एक और नाम है, क्या नाम है बताओ, इक्वेटर, या फिर इसी को बोलते हैं भू मध्य रेखा बोले तो, या विषुवत रेखा। पूरी अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रही है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसमें 3.5 नहीं, इसमें हम लेते हैं लगभग, है ना, पूरे अर्थ की पवनों को, जो फिक्स पवन है, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है पूरे साल, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ और यह है 30 डिग्री साउथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ और यह है आपका 60 डिग्री साउथ, और ये तो आपका हो ही गया 90 डिग्री साउथ, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, है ना, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये सारे उत्तरी अक्षांश है, और 0 डिग्री से नीचे वाले सारे दक्षिणी अक्षांश है। अब दोस्तों क्या है, इस दुनिया के अंदर एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जिसको अपन बोलते हैं स्थायी पवने। वो लोग क्या बोलते हैं, स्थायी पवने। स्थायी पवने वो विंड्स, है ना, वो विंड्स जिनकी डायरेक्शन साल भर क्या होती है दोस्तों, फिक्स होती है। दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं स्थायी पवने। ये बेसिकली अपने को 3 देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है, 3। उसमें से सबसे पहले अपन एक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं व्यापारिक पवने। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिनको अपन बोलते हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स दोस्तों कहां से कहां के बीच में चलती है दोस्तों, तो ट्रेड विंड्स चलती है आपके 30 डिग्री नॉर्थ से, है ना, कहां से कहां के बीच में चलती है दोस्तों, ये चलती है आपके 30 डिग्री नॉर्थ से दोस्तों, है ना, 30 डिग्री साउथ के बीच में। अभी अपना यही मेन है। तो इनमें जो दोस्तों विंड्स की डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है। कहां से कहां तक चलती है दोस्तों, किस से किस डायरेक्शन की तरफ ये चलती है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये चलती है किस से किस तरफ, तो अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, ये 0 डिग्री से ऊपर, ये दोस्तों 0 डिग्री है ना, ये कौन सा डिग्री बताओ, 0 डिग्री है। तो इससे अगर ऊपर की तरफ अगर मैं चलूं, है ना, ऊपर की तरफ अगर मैं चलूं, तो उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा का पूरा 0 डिग्री से ऊपर क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है। उसमें अपने को पता है व्यापारिक पवने ये 30 यहां भी चलती है, यहां भी चलती है, लेकिन बात उत्तरी गोलार्ध की हो रही है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो
कुछ इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये डायरेक्शन होती है दोस्तों, ये डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है। जबकि अगर पूछता दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी ये डायरेक्शन होती है, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से ये डायरेक्शन होती है दोस्तों, ये डायरेक्शन होती है। हालांकि आप ये एक बार इक्वेटर की तरफ आने के बाद ये वाली तो ऐसे मुड़ जाएगी राइट में, और ये दोस्तों यहां से टकराने के बाद दोस्तों किस तरफ आ जाएगी, लेफ्ट में, यूं यूं यूं, यहां से टकराने के बाद यूं इधर मुड़ जाती है, इधर नीचे की तरफ मुड़ जाती है, और ये ऊपर की तरफ चल जाती है। अब अपने से पूछा है ये जो ट्रेड विंड्स है उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन कहां होती है, उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो अपन ने देखा ये विंड्स कैसे ऐसे आ रही है, तो रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ये करके इस वाला। अब बताओ ये वो जहां से आती है, याद रखना जहां से आती है वही डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। तो आ कहां से रही है, तो अपन जानते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। तो बताओ यहां से आ रही है, तो आ कहां से रही है, तो आप बोलोगे सर आ रही है उत्तर पूर्व से। तो बताओ उत्तरी गोलार्ध में पूछा है ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या है, तो दोस्तों जहां से आती है, कहां से आती है, उत्तर पूर्व से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। जबकि हमसे पूछता अगर दक्षिणी गोलार्ध में बताओ, तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आ रही है बताओ, दक्षिणी गोलार्ध में यूं आ रही है, तो अब बताओ कहां से आएगी, बताओ अगर आपने देखा जाए तो नीचे से, तो क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से। अगर बोलता सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन, तो अपन बोलते दक्षिण पूर्व से। जबकि अपने से पूछा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो मैंने पूरा डिटेल से आपको समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्या क्या कहानी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व, बोले तो नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, द राइटर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम आया हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है दोस्तों, ये बुक है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी बुक है, जवाहरलाल नेहरू की। अगला, राज्यपाल विधानमंडल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए किस आर्टिकल के तहत दोस्तों भेजता है। तो कोई आपको बताए, देखो होता क्या है, जनरली जब भी कोई बिल है उसको जो है ना, जब उस पर किसी कानून बनाना हो तो सबसे पहले कहाँ रखा जाता है दोस्तों, विधानसभा में। विधानसभा में पास होने के बाद जब वो जाता है किसके पास, राज्यपाल के पास, क्या होने के लिए, साइन करने के लिए। राज्यपाल को लगता है कि यार मुझे इस पर अभी साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करूँ कि नहीं करूँ, यार क्यों ना, क्या मैं इससे राष्ट्रपति से इससे कुछ सलाह मशवरा करूं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति से सलाह मशवरा कर सकता है। और ये वाली बात कौन सा आर्टिकल में लिखी हुई है, वो लिखी हुई आर्टिकल नंबर 200 में। किसमें लिखी हुई है, 200 में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, और उत्तर होगा आपका आर्टिकल नंबर 200। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का रक्षक है। कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। यहां बात इस बार हाई कोर्ट की हो रही है, उच्चतम न्यायालय की नहीं, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। यह भी कई बार मैं आपको क्लास में बता चुका हूं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, तो उनका कभी अगर सरकार या कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसकी रक्षा के लिए हमारे यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो इनकी रक्षा के लिए हमारे पास कौन है दोस्तों, हमारे यहाँ कोर्ट है। कौन सा कोर्ट, तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट भी हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है दोस्तों, हर राज्य के हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो वहाँ के राज्य के व्यक्तियों के मूल अधिकारों की क्या करे दोस्तों, रक्षा करे। अब करे कैसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा है कि क्या जारी करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत जारी की जाती है रिट्स। याद है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सरसरी, ये अपन ने पढ़ी है ना, तो वो सारे रिट जारी करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, हमारे मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है। जबकि हाई कोर्ट मैंने बताया था, याद रखना 5 रिट तो जारी करता ही करता, साथ में एक तरह की और रिट है जो भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है, वो होता है इंजंक्शन। तो याद रखना हाई कोर्ट कितने तरह की रिट जारी करता है दोस्तों, 6 तरह की रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। कब, जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो दोस्तों, उल्लंघन हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास 6 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है। यह बात किसी आर्टिकल में लिखी हुई, बिल्कुल किसी न किसी आर्टिकल में लिखी हुई। कौन से आर्टिकल में, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो 5 तरह की रिट जारी करता है, न जाने कितने और अपन ने यह पढ़ा है, वो है आर्टिकल नंबर 32। जबकि हाई कोर्ट जिस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये 6 तरह की रिटें जारी करता है, वो है आर्टिकल 226। हालांकि यूनिक बात और भी है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ओनली मूल अधिकारों के हनन होने पर ये 5 तरह की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के वॉयलेशन हनन के साथ साथ नॉर्मल अगर हमारे विधिक अधिकारों का भी, लीगल राइट्स का भी हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो भी हाई कोर्ट इन 6 में से किसी भी एक तरह की उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत दोस्तों ये जो रिटें वगैरह जारी करता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की क्या होती है दोस्तों, रक्षा होती है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आर्टिकल आ जाएगा 226। जबकि सुप्रीम कोर्ट पूछता तो दोस्तों उत्तर क्या होता, तो उत्तर होता आर्टिकल 32। डन है क्या, ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो।
अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों पूछा गया एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, है ना, दो तरह के बेसिकली टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब जिस पर लगा वही चुका रहा है। जैसे इनकम, अब मैं मेरा पैसा कमाता हूँ, मैं मेरे सैलरी उठाता हूँ, तो सैलरी में जैसे मेरी जैसे 50,000 रुपये मेरी सैलरी हुई, तो उस 50,000 में से 10% जैसे मैंने गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया, मेरे पास कितने आए इन हैंड 45,000 रुपये। तो किस पर टैक्स लगा? मेरे पर। चुकाया किसने? क्या मेरे घर वालों ने? क्या पड़ोसी ने? नहीं, किसने? मैंने, खुद ने। तो मेरे पर लगा और मैंने ही उसको चुकाया, इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। बस ये बेसिक सी बात है। बाकी अगर पढ़ाई के हिसाब से बोले तो इसके लिए प्रॉपर एक वर्ड होता है इम्पैक्ट और इंसिडेंट सिंगल पॉइंट पर हो। कराघात और कराघात जब एक सिंगल बिंदु पर होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। लेकिन गोली मारो ना, अपने को तो प्रैक्टिकली भाषा में पता होना चाहिए। जिस पर लगे टैक्स अगर वो ही चुकाए, प्रत्यक्ष कर। जिस पर लगे लेकिन वो ना चुका कर उसको आगे शिफ्ट कर देता किसी दूसरे पर, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे समझो एक कोई भी जैसे बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो एक बार तो उस पर टैक्स लगा, जैसे उसका तो बिस्किट 4 रुपए का ही पड़ गया, लेकिन 1 रुपये गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया? टैक्स। तो एक बार तो 5 रुपये गवर्नमेंट को चुका रहा है, लेकिन वो 1 रुपये का वसूल लगा किससे? कस्टमर से। तो लगा किस पर? उस फैक्ट्री के मालिक पर जो बिस्किट बना रहा है, लेकिन वो ले किससे? वास्तव में ये टैक्स किस पर भार पड़ा? कस्टमर पर। तो जो टैक्स लगते किसी और पर और वास्तव में चुकाता कोई और है, ऐसे टैक्स को बोलते दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। बात आई समझ में? अब दिखती सी बात है, आयकर, उपहार कर, ये सब दोस्तों कैसे टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। इवन घर, आपके प्रॉपर्टी, आपका जो प्लॉट है वगैरह आप लेते हो तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो आपके प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने बोला आपको 3 लाख रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे, तो आप ही चुकाओगे ना? तो आप पर लगा, आप ही ने चुकाया, कैसा? डायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, तो आपका घर कर बोले तो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उपहार, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। जबकि बिक्री कर दोस्तों क्या होता है? बेचने वाला, ये जिस पर लगता है वो नहीं चुकाता, वो उसको आगे कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो कौन है दोस्तों? बिक्री कर। हालांकि अब तो सेल्स टैक्स की जगह किसने ले लिया आजकल? जीएसटी ने। जीएसटी आया ही इनडायरेक्ट टैक्स सारे को रिप्लेस करके एक आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या है क्वेश्चन, इसका किस तरीके से अपन ने उत्तर बनाया। बिक्री कर बोले तो सेल्स टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एलपीजी जो गैस होती है, जो अपना एलपीजी सिलेंडर होता है दोस्तों ना, तो बोला गया इसमें से मुख्य रूप से कौन सी, इसमें मतलब एलपीजी के अंदर मेनली आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी? तो बताओ दो दोस्तों। एलपीजी के अंदर दोस्तों जो सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलती है वो तो मिलती है ब्यूटेन। क्या मिलती है दोस्तों? एलपीजी में जो सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलती है वो मिलती है ब्यूटेन। क्या देखने को मिलती है? ब्यूटेन। लगभग 80% के आसपास ब्यूटेन ही होती है ना। और लगभग 15 से 20% के आसपास दोस्तों क्या होती है? इसके अंदर प्रोपेन गैस होती है। कौन सी होती है? प्रोपेन। तो जनरली ये बाकी छोटी मोटी और भी है, लेकिन मेनली दोस्तों ब्यूटेन और कौन होता है दोस्तों? प्रोपेन ही होती है। क्लियर है क्या? अब देखो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन कौन सा ऑप्शन के अंदर है? तो दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन नंबर डी के अंदर। मीथेन तो बहुत कम है, लेकिन अब इसने दे दिया है तो ठीक है, अपनी मजबूरी है। बाकी मेन अपने को इस पे फोकस करना, किस पे? सबसे ज्यादा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एलपीजी का सबसे प्रमुख घटक, मेन कंपोनेंट कौन सी गैस होती है? तो उत्तर आएगा ब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन और प्रोपेन कौन सा ऑप्शन में? तो दोस्तों ब्यूटेन प्रोपेन ऑप्शन नंबर 4 बोले तो कौन से के अंदर है? डी के अंदर है। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है क्या? है ना। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैं उम्मीद करता हूं इसमें मतलब क्या ऐसा कुछ है ही नहीं कुछ खास, तो जिससे आपको दिक्कत आए। ठीक है, अब इसके एक फैक्टर बता देता हूं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि एलपीजी जब गैस सिलेंडर लीक होता है ना, तो अपने को ऐसा लगता है जैसे सड़े हुए अंडे की, है ना, ऐसी बदबू सी आती है, रॉटन एग की बदबू आती है। वो किसकी वजह से आती है? क्या वो ब्यूटेन या प्रोपेन की वजह से आती है? नहीं, इनकी तो वास्तव में ब्यूटेन प्रोपेन की तो कोई इसमें स्मेल ही नहीं होती है, तो स्मेललेस ऑर्डरलेस गैस होती है। समझ रहे हो? गंधहीन आपकी गैसें हैं। तो फिर तो आप एक बात सोचो, एलपीजी सिलेंडर है, वो गैस लीक हो जाए और अपने को पता नहीं चले और अपन आके, है ना, माचिस जला ले या कुछ भी करे, तो फिर तो धम, है ना, आपको पता है कि वो तो फिर उसके बाद बॉम्ब भी एक जैसा एक तरीके से फटना है। तो फिर हम तो ये चाहते हैं ना कि अगर एलपीजी गैस लीक हो रही हो तो हमें पता चल जाए। तो फिर जानबूझ के दोस्तों एक ऐसी गैस डाली जाती है जिसमें वो ब्यूटेन प्रोपेन में जाके मिक्स हो जाती है कि जैसे ही ये एलपीजी गैस की जो ब्यूटेन प्रोपेन लीक होगी तो साथ में वो भी गैस लीक होगी, और वो एक बहुत ही बदबूदार गैस होती है। तो वो लीक होगी तो उसके वजह से हमें पता चल जाएगा भाई एलपीजी गैस सिलेंडर क्या हो रहा है दोस्तों? लीक हो रहा है। ठीक है, तो जानबूझ के दोस्तों बदबू का एहसास, ताकि लीक होने पर हमें पता चल जाए, दिलाने के लिए इस एलपीजी सिलेंडर के अंदर एक गैस डाली जाती है। वो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी होती है तो वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों उसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। क्या नाम है उसका? नाम है इथाइल मरकैप्टेन। तो ये याद रखना, इसकी बदबू कैसी होती है? एक सड़े अंडे जैसी, रॉटन एग जैसी। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। फिर बोल रहा हूं क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो पूछा जाएगा अगर एलपीजी में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, तो उत्तर आएगा ब्यूटेन। क्या आएगा दोस्तों? ब्यूटेन, C4H10, C4H10। जबकि प्रोपेन क्या होता है? C3H8। अच्छा, दूसरा,
एलपीजी गैस सिलेंडर में बदबू का एहसास दिलाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है दोस्तों, ताकि लीक होने पर पता चले? तो दोस्तों वो गैस है इथाइल मरकप्टेन, जिसकी बदबू किसके समान होती है? रॉटन एग, बोले तो सड़े अंडे के समान होती है। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करता है कहां पर? हायर एल्टीट्यूड्स पर। तो ये दोस्तों एक उल्टी, नॉर्मली तो अपन देखते हैं जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पर, ऊंचाई पर अपन जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कुछ जगहों पर लागू होता है ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको उल्टा है तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमण। और व्युत्क्रमण बोले तो क्या होता है दोस्तों? आपका इन्वर्जन। तो इसका तो देखने से ना पता चल जाएगा, यहाँ इसका तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ सीन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। जबकि जनरली तो अपन हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो तापमान में क्या आती? कमी। लेकिन यहाँ एक उल्टा सीन कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमेना की वजह से देखने को मिल रहा है। कैसा उल्टा सीन देखने को मिल रहा है ना? क्योंकि तापमान क्या हो रहा है? ऊंचाई पर जाने पर बढ़ रहा है, तो उल्टा है, तो फिर उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? इन्वर्जन। क्या आ जाएगा? इन्वर्जन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला देखो, विडाल टेस्ट कौन सी बीमारी का दोस्तों है ना के निदान के लिए दोस्तों, एक डायग्नोसिस, पहचान के लिए दोस्तों किया जाता है? तो विडाल टेस्ट अपन सब लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। ये दोस्तों टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए दोस्तों। विडाल टेस्ट का संबंध किससे दोस्तों? है ना, टाइफाइड से। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, थैलीसीमिया। दोस्तों थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। थैलीसीमिया कैसी बीमारी है दोस्तों? ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक जेनेटिक क्या होता है दोस्तों? डिसऑर्डर होता है। और उसके अंदर दोस्तों म्यूटेशन मतलब एक कॉपी बनती रहती है दोस्तों। किस प्रोसेस के तहत? तो दोस्तों इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टाइप की प्रोसेस देखने को मिलती है। कौन सी दोस्तों? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टाइप की क्या देखने को मिलती है? इसमें प्रोसेस देखने को मिलती है। और इसका संबंध दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका संबंध दोस्तों किससे? हमारे ब्लड के डीएनए से होता है, ब्लड के डीएनए, ब्लड के प्रोटीन से होता है। और उसमें एक विकार होता है, एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इस बीमारी को बोलते हैं थैलेसीमिया। और इसमें अगर पूछिए किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, कौन सी म्यूटेशन का है, तो ये दोस्तों जो म्यूटेशन देखने को मिलता है वो है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें थैलेसीमिया में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? देखो आपने इतना तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा। क्या दोस्तों? जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? मेटल्स बोले तो जितनी भी क्या होती है? धातुएं होती है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बड़े ही दानी होते हैं। दानी मतलब ये बोलते हैं ठीक है अपने से इलेक्ट्रॉन ले जाओ और खुश रहो। तो ये ज्यादातर किस चीज में बिलीव करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बिलीव करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन को है ना लूज करने के अंदर दोस्तों, है ना इलेक्ट्रॉन को, है ना इलेक्ट्रॉन को खोने के अंदर दोस्तों क्या करते हैं? बिलीव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, हमसे ले जाओ, दानी है। याद रखना, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान करते हैं। जबकि जो अधातुएं होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं? जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दोस्तों, अधातुएं होती हैं, ये एक तरह की भिखारी है। ये तो क्या कहती है? हमको तो जितना हो सके इलेक्ट्रॉन दो, हमको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दो। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है दोस्तों? गेन करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? प्राप्त करती है। ठीक है, अब किसी को यही नहीं पता मेटल नॉन मेटल क्या है, फिर तो दिक्कत है। बाकी जनरली आप जानते हो जितनी भी गैसें हैं, गैसेस तो सारी की सारी क्या होती है दोस्तों? नॉन मेटल होती है। एक बेसिक पहचान के लिए अगर मैं बताऊं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, तो इसमें से कौन है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को ना लूज करने की प्रवृत्ति रखता है? तो पहले तो ये देख लो, अगर इसमें से कोई नॉन मेटल अधातु है तो उसको तो तुरंत बाहर निकालो, वो तो कभी इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही नहीं चाहेगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली बाहर हो गया इसके अंदर कौन? आपका इसके अंदर बाहर हो गया फ्लोरीन, और आपका कौन हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अधातुएं बोले तो क्या है दोस्तों? नॉन मेटल है। तो ये तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज थोड़ी करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो उत्तर कभी हो ही नहीं सकते दोस्तों। कौन? फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकते, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों जिंक और लिथियम की। हाँ, ये दोनों मेटल हैं, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को खोना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं। अब इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए, इसमें भी अगर आपसे ये पूछा जाए भाई है तो ये भी दानी, ये भी दानी, लेकिन कोई बड़ा दानी होता है, कोई छोटा दानी होता है, तो ज्यादा कौन है दोस्तों जो अपने से इलेक्ट्रॉन को फटाफट लूज करने की कोशिश करेगा? तो दोस्तों वो है लिथियम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जब अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर सबसे पहली चक्री में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं लिथियम के? तो दोस्तों लिथियम के 2, फिर अगली चक्री में कितने? 1। तो बस, तो इसका ये एक को जल्दी से जल्दी क्या करेगा दोस्तों? रिमूव करेगा। जबकि जिंक की आखिरी चक्री के अंदर, आखिरी शेल के अंदर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं दोस्तों? तो वो घूमते हैं आपके 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जिंक का कितना होता है? 30। तो जब आप इसको बांटोगे इन सेल्स के अंदर, तो आखिरी चक्री के अंदर दोस्तों जिंक के कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों जो घूमते रहते हैं? तो वो है 2। तो जल्दी से कौन है जो फटाफट है ना अपने से लूज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को? तो वो है लिथियम। उसके लास्ट सेल में दोस्तों, वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जल्दी से इसको क्या करेगा? लूज करेगा। जल्दी से इसको क्या करेगा? लूज करेगा, लिथियम। ठीक है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। क्या है दोस्तों? ये आपके नॉन मेटल्स हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? यहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब क्या दोस्तों? यहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब एक तरीके से आईटी सेक्टर की बात हो रही है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, चिप्स, मतलब एक तरीके से सिलिकॉन वैली की बात हो रही है। और वो अपन जानते ही हैं दोस्तों, कौन है? बेंगलुरु। वर्ल्ड में बोले तो सैन फ्रांसिस्को हमेशा याद रखना, यूएसए का शहर है। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। जबकि इंडिया में बोले तो हमारा आईटी हब है दोस्तों, कौन सा? बेंगलुरु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला है, बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने बनवाया था? कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। तो ये हम सब लोग कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब? 1575 में। 1575 में एक्चुअल में जब अकबर ने दोस्तों गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? गुजरात पर जब अकबर ने विजय प्राप्त की थी तो उसकी खुशी में इसने फतेहपुर सीकरी करके, अपने राजस्थान बॉर्डर खत्म होते जब यूपी शुरू होता है, आगरा शुरू होता है, तो वहां पर एक जगह पड़ती है दोस्तों जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। बोलो क्या नाम है? जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। कहां पड़ती है दोस्तों ये जगह? ये जगह पड़ती है यूपी में। इसी फतेहपुर सीकरी में किसने? अकबर ने। किस चीज की खुशी में अगर पूछा जाए तो गुजरात विजय। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। कौन सी विक्ट्री के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विक्ट्री के उपलक्ष्य में दोस्तों, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक्चुअल में अकबर ने 1575 में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, किसके अंतर्गत दोस्तों खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होती है? तो दोस्तों अपन इकोनॉमिक्स में मार्केट पढ़ते हैं, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो दोस्तों एक मार्केट होता है, एक बाजार होता है जिसमें अब ध्यान से समझना, एक ऐसी वस्तु होती है जिसके बारे में चाहे बेचने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, सबको पूरी जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें ज्यादा टाइप की वस्तुएं नहीं मिलती है, टाइप्स ऑफ गुड्स ज्यादा नहीं होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, चीनी। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, चीनी। हालांकि अब डीप में जब पढ़ते हो इकोनॉमिक्स तो चीनी प्योर तो इस मार्केट का एग्जांपल नहीं बनता है, क्योंकि ये पहली बात तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक प्रैक्टिकल मार्केट है ही नहीं, ये काल्पनिक बाजार होता है। लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया चीनी। अब बताओ, चीनी को बेचने वाले को भी चीनी की लगभग पूरी मोटा मोटी लगभग जानकारी होती है, और खरीदने वाले को भी लगभग चीनी की मोटा मोटी जानकारी है ही है कि कितने रुपए किलो है, क्या है, क्या चीज नहीं है। तो बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को ही उस मार्केट की वस्तु के बारे में प्रॉपर जानकारी होती है, ऐसे मार्केट को बोलते हैं दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला देखो, भारतीय राष्ट्रगान के पूरे पाठांतर को बजाने में लगने वाला टाइम। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया, इतना तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जन गण मन जो अपन गाते हैं, जो हमारा नेशनल एंथम है दोस्तों, है ना, तो उसको बजाने में या गाने में कितना टाइम लेते हैं? तो दोस्तों 52 सेकंड। बाकी आपको पता ही है जो हमारा राष्ट्रगान है ना, चाहे हमारा, देखो आपको एक डेट पे लेके चलता हूं, 24 जनवरी 1950 हमारे संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी दोस्तों, इस दिन 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जन गण मन, इसको तो दर्जा दिया गया किसका दोस्तों? राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान का। जबकि वंदे मातरम को दोस्तों दर्जा दिया गया किसका? राष्ट्रीय गीत का, नेशनल सॉन्ग का। और ये क्या है दोस्तों? नेशनल एंथम है। तो इनको अगर पूछा जाए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी दोस्तों 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है? डन है? जनगण मन आपको पता है किसकी लाइनों से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका संबंध है किससे? रविंद्रनाथ टैगोर से। किससे संबंध है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, जबकि वंदे मातरम दोस्तों ये कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये एक उपन्यास, एक नोवेल था और उसका नाम है आनंद मठ, वहां से ये दोस्तों लिया गया है वंदे मातरम। और आनंद मठ किसका दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नोवेल था? तो दोस्तों आनंद मठ जो नोवेल था वो था बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का दोस्तों ये क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी का ये एक नोवेल था। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर याद आएगी। बोलो क्लियर है क्या? डन है? ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नूरजहां का आरंभिक नाम क्या था दोस्तों? नूरजहां का दोस्तों जो वास्तविक नाम था बचपन का, वो नाम था दोस्तों क्या? मेहरुन्निसा। ये एक्चुअल में कौन थी दोस्तों? ये आपके जो जहांगीर है, जहांगीर की दोस्तों वाइफ थी। अब इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। जो जहांगीर है दोस्तों, ये हालांकि ओरिजिनली शुरुआत में तो जहांगीर की वाइफ नहीं थी। ये जो मेहरुन्निसा, ये वास्तव में एक अफगानी एक तरीके से सूबेदार टाइप का बोलूंगा, इनकी फौज में था मुगलों की, जिसका नाम था शेर खान।
उस अफगानी की वाइफ थी एक्चुअल में मेहरुनिसा। फिर उसकी मौत के बाद दोस्तों जहांगीर इस मेहरुनिसा से क्या करता है, शादी करता है, और यही मेहरुनिसा आगे चलकर कहलाती है, क्या कहलाती है, नूर जहां। नूर जहां, तो अब जहां से याद रखना कि ये आगे चलकर किसकी वाइफ बनती है दोस्तों, तो जहां से ही अपने को याद रखना है हमेशा क्या, कि आगे चलकर वाइफ बनती है किसकी दोस्तों, जहांगीर की। और जहांगीर का वास्तव में बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सलीम। क्या नाम था, जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। तो ये जहांगीर की आगे जाकर वाइफ बनती है। इनिशियली बीवी जहांगीर की नहीं थी, इनिशियली तो किसी और की बीवी थी। जहांगीर की खुद की 20 बीवियां थी, लेकिन कहते हैं उसमें सबसे ज्यादा फिर प्यार वो एक्चुअल में करता था किसको, करता था इस मेहरुनिसा को, और इसी को फिर कहा गया आगे चलकर क्या, नूरजहां। ये थोड़ी दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहांगीर के आखिरी दिनों में जब उसका शासन का अंतिम दिन चल रहे थे, तो फिर कहते हैं जहांगीर ने अपना सारा शासन एक तरीके से इस नूरजहां को सौंप दिया था। तो वास्तव में फिर लास्ट में ना प्रैक्टिकली अगर देखें तो शासन यही चला रही थी, कौन चला रही थी, नूरजहां। इसलिए थोड़ी सी क्या हुई है दोस्तों, फेमस हुई है। ठीक है, डन है। तो इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नेक्स्ट अगला देखो, वह ग्रह कौन सा है दोस्तों जिसका पृष्ठीय ताप सबसे ज्यादा है, या एक तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन में घुमा के अगर बोलूं तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। यहां दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। तो उसमें अपन जानते हैं बीचों बीच में, तो यहां तो बीच में तो कौन है, सन बोले तो कौन है, सूर्य, और इसके आसपास 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला ग्रह जो चक्कर लगाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो है आपका बुध। उसके बाद कौन सा ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो दोस्तों शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस। बुध को क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी, शुक्र। तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है दोस्तों, पृथ्वी, हमारी अर्थ है जो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। चौथे नंबर पे दोस्तों मंगल। मंगल बोले तो मार्स, इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर। पांचवें नंबर पे बोले तो दोस्तों तो वो है आपका बृहस्पति। कौन है दोस्तों, वो है बृहस्पति। बृहस्पति बोले तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा दोस्तों, जुपिटर। क्या हो जाएगा इंग्लिश में बोले तो, जुपिटर। जुपिटर के पीछे दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, तो शनि। शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटर्न। क्या बोलते हैं, सैटर्न। फिर उसके पीछे दोस्तों जो चक्कर लगा रहा है उसका नाम है अरुण। क्या नाम है, अरुण। इंग्लिश में बोले तो यूरेनस, यूरेनस। और लास्ट में दोस्तों जो चक्कर लगा रहा है उस ग्रह का नाम है दोस्तों वरुण। वरुण बोले तो नेपच्यून। क्या बोले तो, नेपच्यून। अब समझो, अगर इसमें से मेरे से पूछे बताओ हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, डाउट ही नहीं है, आंख मीच के बोल दो वरुण। सबसे लास्ट है भाई, सूर्य से जितना दूर है उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा। तो आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो फिर हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए था कौन सा, मरकरी। न, यहां लोचा है, मरकरी बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा, शुक्र। कौन सा ग्रह है, शुक्र। अब सर ऐसा कैसे, बुध तो और नजदीक है तो ये होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें ज्यादातर ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें क्या करती है, सूर्य से सनलाइट को या रेस को, सूर्य की किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने तो दे रही है लेकिन वापस बाहर जाने नहीं दे रही है। सेम यही कंडीशन दोस्तों। अब आप सोचो हमारे तो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ही कितनी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आपको पता है शुक्र का जो एटमॉस्फेयर देखोगे तो उसमें लगभग 96% के आसपास, आपको पता है, या 96-98% के आसपास क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब होता क्या है कि सूर्य से जितने भी सनलाइट जा रही है शुक्र ग्रह पर, तो वो क्या होता है, जैसे ये है आपका वीनस, और इसको चारों तरफ जैसे माना घेर रखा है किसने दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ने। अब दोस्तों जितनी भी सनलाइट जाती है वो जा तो जितनी रही है लेकिन वापस टकरा के इतनी वापस बाहर नहीं आ रही है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर यहाँ रह रही है, और यहाँ पर ऐसा लगता है भभकता हुआ सा गोला सा बन जाता है। तो वीनस एक अपने आप में भभकता हुआ गोला बन जाता है, जबकि बुध से लाइट टकरा कर क्या है, वापस आ भी जाती है, तो इतना भभकता हुआ गोला नहीं बनता है, कौन, बुध। तो इस वजह से याद रखना सबसे ज्यादा गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा है, शुक्र। कारण पूछे तो कारण याद रखना, उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा गैस है दोस्तों, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सनलाइट को आने तो दे रही है लेकिन वापस उतना जाने नहीं दे रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वीनस, बोले तो शुक्र। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हमारे यहां लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारे यहां साहित्य के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, तो वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है, तो सर ठीक है, क्लियर है। आओ दो बातें मैं इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको बता देता हूं। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड, बोले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, 1961 में घोषणा की गई कि हम अब साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा उसको ये आपका ज्ञानपीठ अवार्ड देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम दोस्तों, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया किस साल, इस साल तो केवल घोषणा की, फर्स्ट टाइम दोस्तों ये अवार्ड दिया गया 1965 में। जिनको दिया गया दोस्तों उनका नाम था जी शंकर। बोलो क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम था जी शंकर।
क्या नाम था? जी शंकर। जी शंकर को दोस्तों अवार्ड दिया गया। कौन सी भाषा में? अपने अच्छे कामों के लिए। तो दोस्तों मलयालम भाषा में बहुत अच्छा साहित्य लिखा था जी शंकर ने। मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा पता ना? कहाँ की है दोस्तों? केरल की। तो मलयालम भाषा में अच्छे साहित्य लिखने के कारण दोस्तों जी शंकर को भारत का पहला साहित्य अवार्ड दिया गया, वो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है दोस्तों, वो किस भाषा में अगर अच्छा काम करे तो उसके लिए दिया जा सकता है। तो भारत की संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है दोस्तों? 22। हमारी संवैधानिक भाषाएं कितनी है दोस्तों? तो हमारी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेजेस है दोस्तों, वो कितनी है? तो वो तो है 22। तो आप इनमें से किसी भी एक भाषा में अगर अच्छा साहित्य लिखो तो भी, तो आपको पता है इसमें से इंग्लिश तो है ही नहीं, तो अगर किसी ने इंग्लिश में अच्छा लिटरेचर लिखा है तो क्या उसको कभी ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिलेगा? मिल सकता है। यस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 22+1 याद रखना, प्लस क्या है दोस्तों? इंग्लिश। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी भाषाओं में अच्छा, मतलब ऐसी कितनी भाषाएं जिनमें से किसी में भी एक में अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा साहित्य लिखा है तो उसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा सकता है। तो टोटल आप बोलोगे 23, जिसमें से 22 तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, प्लस एक है दोस्तों इंग्लिश। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूं राजस्थानी, अगर किसी व्यक्ति ने राजस्थानी भाषा में अच्छा साहित्य लिखा है तो क्या उसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा क्या इंग्लिश है? नहीं। क्या भारत की 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं में क्या राजस्थानी है? नहीं है। तो फिर आप राजस्थान में कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दो, आपको कभी ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने या तो अपना अच्छा साहित्य लिखा है इन 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, या फिर उन्होंने लिखा हो दोस्तों किसमें? इंग्लिश। तो टोटल मिला के कितनी लैंग्वेज? 23 में से किसी भी एक भाषा में अगर लिखा हो तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड में दोस्तों कितना कैश मनी दी जाती है दोस्तों? तो 21 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। कितने? 21 लाख रुपए दोस्तों क्या दिए जाते हैं? कैश। ये तो होगी ओवरऑल फैक्चुअल जानकारी। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं करंट की जानकारी। करंट की जानकारी यह है कि इसी साल 2024 में दोस्तों 2 लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इस साल। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और पूछिए कौन से नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों इस साल दिया गया है? 58 नंबर का। 58 नंबर का। अब अगर आपसे पूछा जाए वो 2 लोग कौन है, तो एक तो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, आपको पता हो तो उर्दू भाषा के। कौन सी भाषा के दोस्तों? है ना, उर्दू भाषा के। अगर मैं बोलूं तो कौन सी भाषा के दोस्तों? उर्दू भाषा के। उर्दू भाषा के एक बहुत ही फेमस कवि हैं दोस्तों, पोएट है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों के अंदर गाने वगैरह भी लिखे हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, कवि गुलजार का। नाम सुना ना, कवि गुलजार का। तो दोस्तों इस साल 2024 का जिन 2 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है उसमें से एक तो है गुलजार। दूसरे व्यक्ति को भी मैं उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे दोस्तों, एक संस्कृत के विद्वान हैं, बहुत सारे न्यूज डिबेट के अंदर भी आते रहते हैं। अगर आपने देखा हो तो एक आचार्य हैं जो थोड़ा सा आंखों में शायद उनको देखने में प्रॉब्लम है, बूढ़े से हैं, और जिन्होंने आपने अगर देखा हो तो राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी ने, तब भी वो वहां पर आए थे। और उनका अगर आप नाम जानते हो तो दोस्तों उनका नाम है राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य जी। तो राम भद्राचार्य जी दोस्तों एक संस्कृत विद्वान है, और गुलजार दोस्तों जो कि एक उर्दू के आपके कवि हैं, है ना। इन दोनों को दोस्तों इस बार 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो ये करंट का क्वेश्चन भी है दोस्तों, 100% किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? और बाकी मैंने आपको जितनी बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए। और ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का हाईएस्ट दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट दोस्तों क्या है? अवार्ड है। क्लियर है? डन है? ओके, नेक्स्ट आओ अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम प्रकाश माथुर किस राज्य के 18वें राज्यपाल बने हैं? तो ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों अभी आपको बताया था कि अभी हाल ही में कुछ नए जो राज्यपाल बने हैं उनमें से मैंने आपको बताया था एक है दोस्तों राजस्थान के व्यक्ति जिनका नाम है दोस्तों ओम माथुर। तो ओम माथुर दोस्तों कहां के ओम प्रकाश माथुर कहां के राज्यपाल बने दोस्तों? मूल रूप से तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन बने कहां के राज्यपाल है दोस्तों? सिक्किम के। कहां के हैं? सिक्किम के। एक और राजस्थानी व्यक्ति का मैंने नाम बताया था दोस्तों, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये इससे पहले तो असम के राज्यपाल थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ राज्यपालों को जब अपन ने चेंज किया है तो दोस्तों गुलाब चंद कटारिया अब राज्यपाल बन गए हैं कहां के दोस्तों? पंजाब के। तो गुलाब चंद कटारिया तो कहां के राज्यपाल बने हैं? पंजाब के। जबकि ओम माथुर कहां के राज्यपाल बने दोस्तों? सिक्किम के। ठीक है। और अभी राजस्थान के भी नए राज्यपाल बने, उनका नाम क्या दोस्तों? हरिभाऊ, है ना। पूरा नाम है दोस्तों हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, लेकिन आप तो शॉर्ट में याद रखो दोस्तों हरिभाऊ। और ये कहां के राज्यपाल बने दोस्तों? ये बने हैं आपके राजस्थान के। कहां के बने हैं? राजस्थान के। क्लियर है? डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू एडोलसेंट गर्ल्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स? इसमें से किस राज्य ने दोस्तों, है ना, नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैश
रुपए से उनके अकाउंट में डालने की एक योजना शुरू की है ना, तो वो राज्य है दोस्तों, एक फैक्ट सा है, वो आपको याद रखना दोस्तों। कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? वो राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है, भारत सरकार ने किस मिशन की दोस्तों उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय, ये क्या है वर्ड है, ये राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये है आपका चंद्रयान 3। किसका दोस्तों? चंद्रयान 3 की दोस्तों, है ना। इसकी जो सफलता बनाने के लिए दोस्तों हमने 23 अगस्त को घोषित किया है। किसके रूप में दोस्तों? हमने 23 अगस्त को घोषित किया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, क्योंकि चंद्रयान 3 दोस्तों हमने 23 अगस्त को, इससे पहले जब लॉन्च किया था उसमें हम क्या रहे, एक तरीके से सफल रहे, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट सफल था, सेकंड में दोस्तों हम असफल हो गए थे, थर्ड में हम दोस्तों वापस सफल हो गए। तो हम सफल हो गए ना, तो हमने बोल दिया आज के बाद हम 23 अगस्त को हम मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे दोस्तों? हम इसको मनाएंगे नेशनल स्पेस डे के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। कौन सी अगस्त को? 23 अगस्त को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगला देखो। भारत और किस देश ने दोस्तों दोनों देशों के बीच में आपस में, चाहे हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम टाइप के जो उद्योग होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं, को वैश्विक बाजारों में दोस्तों उनका एक तरीके से प्रभाव बढ़े, तो उसके लिए आपस में दोस्तों हमने आपस में क्या किया, एक एमओयू पर साइन किए, सिग्नेचर किए। तो ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये भी एक छोटू सा फैक्ट है, याद रखना, ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ एक समझौता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गुरु घासीदास उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों को कवर करते हुए एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो दोस्तों जो अभी गुरु घासीदास और तामोर पिंगला है ना, जो सेंचुरी, इनको मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया दोस्तों, ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके बनने के बाद छत्तीसगढ़ में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में टोटल टाइगर रिजर्व हो गए 4। जबकि अगर आपसे यह पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कितने हैं दोस्तों, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व, क्या पूछा जाए दोस्तों? छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो दोस्तों उत्तर बोलेंगे 4। जबकि अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कितने हैं दोस्तों, तो नेशनल पार्क है यहां पर कितने दोस्तों? नेशनल पार्क है 3। कौन कौन से? तो एक तो इसी नाम से, जिस नाम से भी टाइगर रिजर्व बना है, क्या नाम है दोस्तों? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या नाम है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक दोस्तों है इंद्रावती नेशनल पार्क, बोलो क्या नाम है? इंद्रावती नेशनल पार्क। और एक है दोस्तों यहां पे कांगड़ घाटी। कौन सी घाटी? कांगड़ घाटी, या इंग्लिश में बोलते हैं वैली, है ना, कांगड़ वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो कभी पूछे टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितने हो चुके हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व हो चुके हैं 4। जबकि नेशनल पार्क दोस्तों कितने वहां पर? वो नेशनल पार्क है वहां पर 3। क्लियर है? तो अब दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा इस सॉल्यूशन को ओपन कर देते हैं कंप्लीट। अगस्त 2024 में है ना, द बिग क्रिकेट लीग एक फ्रेंचाइजी आधारित T20 इवेंट था, जो स्थानीय खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट नायकों के साथ खेलने का क्या मिला? मौका प्रदान कर रहा है। ने एक ऐतिहासिक दीर्घकालिक योजना के तहत राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती के साथ हाथ मिलाया है। सितंबर 2024 में BCL का उद्घाटन संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? कुल मिला के कुछ नहीं, बस ये रामायण तो बस आपको पूरा इस इवेंट के बारे में जानकारी देने के लिए पूरा क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन कुल मिला के बस इतना है कि विच सिटी विल द इनॉग्रल एडिशन ऑफ BCL बी हेल्ड इन सितंबर 2024? अब तो हो चुका है, तो दोस्तों इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया दोस्तों? लखनऊ के अंदर। कहां पे इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन दोस्तों किया गया लखनऊ के अंदर सितंबर 2024 में। ओके, डन। तो दोस्तों इसी के साथ ये अपना आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करूंगा कि आज के बाद अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका फ्यूचर में किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आपने ध्यान से सुना होगा, चीजों को समझा होगा। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।